Investments in the securities are subject to market risk. We are not SEBI registered and information covered in the video is just for the educational purpose. हाई मार्केट जब नए पे नया हाई बना रही होती है तो रिटेल इन्वेस्टर्स का उस टाइम पर फुल इन्वॉल्वमेंट रहता है स्टॉक मार्केट में एंड एक इजी एग्जिट प्रोवाइड करते हैं इंस्टीट्यूशंस को एंड बड़े इन्वेस्टर्स को हायर वैल्यूएशन पर एक्यूमुलेट करके। वेयरएज मार्केट की गिरावट में जब कई सारे सेक्टर्स के बिजनेसेस के अंदर वैल्यू इमर्ज होती है एंड जब रिटेल इन्वेस्टर्स को एक्चुअल में एक्यूमुलेशन करना चाहिए वो परेशान होकर सारा माल इंस्टीट्यूशंस एंड बड़े इन्वेस्टर्स के हाथों में दे देता है एट डर्ट चीप वैल्यूएशन। काफी पेनफुल भी लगता है ये देखकर कि जब रिटेल इन्वेस्टर्स का इन्वॉल्वमेंट हायर होना चाहिए मार्केट में उस टाइम काफी सारे रिटेल इन्वेस्टर्स मार्केट से दूरी बना लेते हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स के इस बिहेवियर को डाउ थ्योरी काफी अच्छे से एक्सप्लेन करती है एंड हमने भी डाउ थ्योरी में दिए गए रिटेल इन्वेस्टर्स के बिहेवियर को कई बार कवर किया हुआ है। रिलेवेंट एक्सट्रैक्ट आपकी स्क्रीन पर भी है। तो प्रेजेंट मार्केट कंडीशन ये है कि यहाँ निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई के काफी क्लोज है। वही अगर हम निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स को देखें तो ये अपने हाई से अप्रोक्सीमेट 12% नीचे है एंड इंडेक्स का अपने हाई से 12% नीचे होना ये सफिशिएंट वैल्यू क्रिएट कर सकता है। एंड इस टाइम पर कई सारे स्मॉल कैप्स ऐसे भी हैं जो कि अपने हाई से 30%, 40% या इवन के 50% तक भी करेक्ट हो चुके हैं डिस्पाइट के उनका बिजनेस काफी अच्छा है। तो 2026 में एक्सपेक्टेड है कि इंडाइसिस के अंदर हमें नए हाई लगते हुए दिख सकते हैं। तो इस करेक्शन के चलते जो कुछ सेक्टर्स के बिजनेसेस के अंदर अच्छी वैल्यू इमर्ज हुई है तो ऐसे में हमारे पास सॉलिड बिजनेसेस की एक रेडी लिस्ट होनी चाहिए जिन पर ऑलरेडी हमने स्टडी की हुई हो सो दैट प्रेजेंट मार्केट कंडीशन में हम डिसीजन मेकिंग के काम में ला सकें। तो इसलिए मैंने क्या किया है कि कुछ प्रॉमिसिंग सेक्टर्स जो कि कम सिक्लिकल हो उनके कुछ बिजनेसेस को आपके लिए शॉर्टलिस्ट किया है एंड उसका क्राइटेरिया ये है कि जिन सेक्टर से वो बिलोंग करते हैं वहां पर अच्छी ग्रोथ का स्कोप होना चाहिए एंड सिक्लिकलिटी कम होनी चाहिए। कंपनीज का बिजनेस मॉडल अच्छा हो, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की एक्सेप्टेंस हो, फोरकास्ट अच्छे हो रादर देन जस्ट पास्ट परफॉर्मेंस, क्वांटिटेटिव्स में कैश रिच हो, बैलेंस शीट स्ट्रांग हो, रिटर्न रेशियोज एक्सीलेंट हो एंड फाइनली वैल्यूएशन का कंफर्ट भी हो। तो इसलिए हम हर बिजनेस की स्टडी में उनके कैश फ्लोज, बैलेंस शीट्स एंड बाकी नंबर्स को डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि इन सारी चीजों को फैक्टर इन करके ही बिजनेसेस को फिल्टर किया गया है। सिर्फ 4 to 5 पॉइंट्स में बिजनेसेस की स्ट्रेंथ आपसे शेयर की जाएगी एंड फाइनली वैल्यूएशन पर बात करेंगे क्योंकि अच्छे बिजनेस को फाइंड आउट करना एंड स्टडी करना ये 65 to 70% ऑफ रिसर्च वर्क हो जाता है एंड बचा हुआ 25 से 30% होता है वैल्यूएशन। फर्स्ट टाइम व्यूअर्स को बताना चाहता हूं कि मेरा नाम सुशील है। आप कुछ देर तक वीडियो को देख लें, अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब उसके बाद कर दें। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहता हूं कि जैसे कि हम अपने वीडियोस में मोस्टली स्मॉल कैप्स पर फोकस करते हैं लेकिन वी ऑल नो कि यहां पर रिस्क कंपैरेटिवली हाई रहता है। कुछ हद तक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स हमारे रिस्क को मिटिगेट कर सकते हैं लेकिन मान लो कि अगर हमारे पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो यहां पर रिटर्न्स तो स्मॉल कैप जैसे मिले ही लेकिन उन रिटर्न्स के ऊपर हम रिस्क कितना ले रहे हैं ये हमें पहले ही पता चल जाए तो इस काम को इफेक्टिवली कर सकता है रूपीजी ऐप जो कि 100% एमफी एंड सेबी कंप्लाइंट है। इनके स्मार्ट एक्सप्लोर फीचर रिस्क एंड रिवॉर्ड का इंसाइट दे देते हैं। इंपैक्ट एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो ओवरलैप जैसे फीचर्स पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने में हेल्प करते हैं एंड इनका म्यूचुअल फंड लैब फीचर पोर्टफोलियो को बैक टेस्ट कर देता है इन्वेस्ट करने से पहले ही। मतलब अब आप खुद ही अपने फाइनेंशियल गुरु हैं। सिंगल प्लेटफॉर्म से आप स्टॉक्स, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, म्यूचुअल फंड्स एंड आईपीओस में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लाइफ टाइम के लिए फ्री एएमसी मिल जाएगी एंड अकाउंट ओपनिंग भी बिल्कुल फ्री है। तो देर किस बात की, नीचे दिए गए लिंक से आज ही अपना अकाउंट रूपीजी पर खोलें। तो विद दिस लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। शुरुआत करते हैं हम गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी इंडस्ट्री से। इस सेक्टर में बड़ी डेवलपमेंट यही हुई है कि गोल्ड प्राइसेस बढ़ने के कारण ट्रेडिशनल डिजाइन एंड मेक की ज्वेलरी से डिमांड शिफ्ट हो रही है एंड स्टड बेस्ड ज्वेलरी विद लो कैरेट गोल्ड फ्रॉम 8 to 10 कैरेट इसमें डिमांड आ रही है। जो क्विकली इस ट्रेंड को अडॉप्ट कर रहा है वही लीड करेगा। तो फर्स्ट बिजनेस दैट वी हैव सिलेक्टेड इज गोल्डियम इंटरनेशनल लिमिटेड। रीजंस हैं, वन ऑफ द लीडर इन लैब ग्रोन डायमंड्स जो कि ट्रेडिशनल ज्वेलरी के बजाय मॉडर्न ज्वेलरी पर फोकस करता है। तो उसके बाद क्या है कि 90% के अराउंड इनकी रेवेन्यू यूएस मार्केट से आती है। यहाँ पर यूएस ज्वेलर्स को ये प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं। तो टैरिफ के इंपैक्ट से बचने के लिए इन्होंने क्या किया है कि यूएस कास्टिंग मॉडल को अडॉप्ट किया है। यहाँ पर कास्टिंग का कुछ काम यूएस में होता है एंड इससे ये टैरिफ के इंपैक्ट से भी बच जाते हैं। इसका इंपैक्ट हमें इस बार के क्वार्टरली रिजल्ट्स में भी देखने को मिला है। यहाँ पर टॉप लाइन में किसी तरह का डेंट नहीं लगा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। मार्जिन माइल्ड से कम हुए हैं जो कि मैनेजेबल हैं। उसके बाद ये इंडिया की रिटेल ज्वेलरी में भी एंटर कर चुके हैं एंड स्टेटस ये है कि आज इनके 11 स्टोर्स ऑपरेशनल हैं। 15 से 18 स्टोर्स का काम अंडर प्रोग्रेस है जो कि अलग अलग स्टेजेस पर है एंड एक्सपेक्टेड है कि इस फाइनेंशियल ईयर के एंड होने तक इनके 20 से 25 ऑपरेशनल ओरिजिन स्टोर्स हो सकते हैं। तो जैसे जैसे इन स्टोर्स के नंबर्स बढ़ते जाएंगे तो यूएस मार्केट से रेवेन्यू का कंट्रीब्यूशन ऑटोमेटिकली कम हो जाता जाएगा। उसके बाद क्या है कि इस इंडस्ट्री में ज्यादातर छोटे बिजनेस कैश जनरेट नहीं करते हैं लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑपरेशन से मेजॉरिटी ऑफ द ईयर्स में कैश आया है एंड ये काफी बड़ी बात है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को देखें ये भी इंडस्ट्री में हायर है। तो उसके बाद आ जाता है वैल्यूएशन। तो इंडस्ट्री प्राइस टू अर्निंग के कंपैरिजन में एंड जिस तरह से बिजनेस के अंदर ग्रोथ हो रही है उसके कंपैरिजन में ये फेयरली वैल्यूड भी है। तो इस बिजनेस को
फर्दर स्टडी किया जा सकता है। तो सेकंड बिजनेस जो कि एक B2B प्लेयर है एंड इंडस्ट्री के ऑलमोस्ट सारे लीडर प्लेयर्स उनके क्लाइंट्स हैं, जैसे कि PN गडगिल हो गया, जया लुकास हो गया, आदित्य बिरला ग्रुप का इंद्रिया हो गया, कल्याण ज्वेलर्स हो गया, तनिष्क का कैरेट लेन हो गया, रिलायंस ज्वेल्स हो गया, सेंको गोल्ड हो गया। तो बिजनेस का नाम है स्काई गोल्ड एंड डायमंड्स लिमिटेड। बट व्हाई दिस बिजनेस? सबसे पहले क्या है कि ये अपनी कैपेसिटी को लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। प्रेजेंट इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है ये है 14.4 टन ऑफ गोल्ड पर ईयर एंड इसे बढ़ाकर कितना किया जा रहा है? ये किया जा रहा है 4.5 टन पर मंथ एंड ये एग्जिस्टिंग कैपेसिटी के कंपैरिजन में क्लोज टू 4 टाइम्स का कैपेसिटी एडिशन है एंड यही कारण है कि इनकी ग्रोथ गाइडेंस काफी एग्रेसिव रही है एंड ऑफ कोर्स इसे उन्होंने मीट करके भी दिखाया है एंड फाइनेंशियल ईयर 27 के लिए इनकी जो गाइडेंस है ये है 7600 करोड़ की टॉप लाइन की, जो कि फाइनेंशियल ईयर 25 की रेवेन्यू के कंपैरिजन में 2 टाइम्स से ज्यादा है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट की कैश फ्लोज में अगर हम देखें तो ये बिजनेस ऑपरेशन से कैश जनरेट नहीं करता है एंड एज पर द गाइडेंस गिवन बाय द मैनेजमेंट 2027 के मार्च के बाद ये नेट कैश पॉजिटिव हो जाएगा। पर उसके बाद वैल्यूएशन में अगर हम इंडस्ट्री प्राइस टू अर्निंग का कंपैरिजन में देखें तो ये फेयरली वैल्यूड है, लेकिन जिस तरह से बिजनेस के अंदर ग्रोथ हो रही है एंड जिस तरह से बिजनेस की गाइडेंस है तो इसे हम अंडर वैल्यूड बोल सकते हैं। तो इस बिजनेस को भी फर्दर स्टडी किया जा सकता है। उसका नेक्स्ट इंडस्ट्री जिसमें काफी वैल्यू इमर्ज हुई है वो हुई है फैशन एंड लाइफस्टाइल इंडस्ट्री में। तो इस इंडस्ट्री को सेलेक्ट करने का सबसे पहला कारण यह है कि ये सबसे कम सिक्लिकल रहती है। हमने देखा कि इस इंडस्ट्री में लास्ट के 1 ईयर में काफी वीकनेस देखने को मिली है, लेकिन रिसेंट में गवर्नमेंट ने जो GST रेट्स को रिवाइज किया है इसमें कंजम्पशन में काफी अच्छी रिकवरी आ सकती है एंड इसका इंपैक्ट ऑलरेडी हमें GDP के नंबर्स में देखने को भी मिला है। तो फर्स्ट बिजनेस जिसमें काफी वैल्यू इमर्ज हुई है वो हुई है रेड टेप लिमिटेड। बट बाय दिस बिजनेस सबसे पहला कारण है ब्रांड की एक्सेप्टेंस। सेकंड ये है कि ये अब आउटसाइड इंडिया भी एक्सपेंशन का प्लान कर रहे हैं, जिसमें बांग्लादेश, श्रीलंका, मिडिल ईस्ट एंड नेपाल आते हैं। अच्छा स्टोर एक्सपेंशन का प्लान भी है। ओजार्क के नाम से इन्होंने एक नई ब्रांड भी लॉन्च की है जो कि ट्रैकिंग, ऑफ रोडिंग इन सबको कैटर करती है। उसका कुछ नए प्रोडक्ट सेगमेंट में भी एंटर किया है, जैसे कि सनग्लासेस हो गए, हार्ड लगेज हो गए एंड फाइनली ग्रोथ गाइडेंस की बात करें तो 20% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रोथ की गाइडेंस भी है। वैल्यूएशन की टर्म्स में देखें तो इंडस्ट्री प्राइस टू अर्निंग के कंपैरिजन में देखें तो ये हमें फेयरली वैल्यूड दिख रहा है एंड उसके बाद अगर हम 3 इयर्स का प्राइस टू अर्निंग का चार्ट लगाकर भी देखें ये अपनी लोएस्ट एवर प्राइस टू अर्निंग पर है। तो इस बिजनेस को फर्दर स्टडी किया जा सकता है। तो नेक्स्ट बिजनेस हमने सेलेक्ट किया है फैशन एंड लाइफस्टाइल इंडस्ट्री के वैल्यू रिटेल सेगमेंट से एंड ये एक ऐसा सेगमेंट है जो कि काफी फास्ट पेस पर ग्रो कर रहा है एंड बिजनेस का नाम है बाजार स्टाइल रिटेल लिमिटेड। बट बाय दिस बिजनेस, तो बिजनेस की स्ट्रेंथ ये है कि ये क्लस्टर बेस्ड अप्रोच फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पर शुरुआत की थी इन्होंने वेस्ट बंगाल एंड असम से। इससे होता क्या है कि नियर बाई एरियाज में ब्रांड की अवेयरनेस होती है एंड जैसे ही यहाँ पर ये नए स्टोर्स ओपन करते हैं तो ब्रांड एक्सेप्टेंस इजिली बन जाती है। उसके बाद 40 to 50 स्टोर्स हर साल ये ओपन कर रहे हैं। मैनेजमेंट जो ग्रोथ गाइडेंस देती है हर साल वो देती है 25% के अराउंड, जो कि काफी कंजर्वेटिव गाइडेंस रहती है एंड जब हाफ ईयर में बिजनेस उससे आगे चला जाता है देन उस गाइडेंस को रिवाइज किया जाता है, जैसे कि इस बार रिवाइज किया है 30%, जबकि एक्चुअल में बिजनेस इससे भी फास्ट पेस पर ग्रो कर रहा है। तो 25% की भी ग्रोथ गाइडेंस जो फ्यूचर के लिए दी हुई है ये भी काफी अच्छी है। तो क्वार्टरली रिजल्ट्स में अगर हम देखें तो बुक्स में इनके नेट प्रॉफिट्स हमें बहुत बार नेगेटिव में देखने को मिलते हैं, जबकि ऑपरेशन से लगातार ये पॉजिटिव कैश जनरेट कर रहे हैं एंड वो ऐसा इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि ये डेप्रिसिएशन काफी हाई दिखाते हैं एंड एक्चुअल में कैश का आना ये सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है। जिसके पास कैश आ रहा हो वो बिजनेस अपने आप को कभी भी प्रॉफिटेबल दिखा सकता है। प्राइस टू अर्निंग जो हमें दिख रहा है ये रियलिस्टिक नहीं है क्योंकि कुछ क्वार्टर्स में ये लॉस मेकिंग भी रहे हैं, बट कंसीडरिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द बिजनेस एंड जिस तरह से बड़े इन्वेस्टर्स की भी इसमें रिसेंट होल्डिंग है तो इस बिजनेस को भी फर्दर स्टडी किया जा सकता है। तो नेक्स्ट बिजनेस हमारा किचन वेयर एंड वॉशरूम वेयर सेगमेंट से है एंड इस सेगमेंट में क्या हो रहा है कि प्रीमियमाइजेशन का ट्रेंड काफी अच्छे से प्ले हो रहा है। तो बिजनेस का नाम है कैरेसिल लिमिटेड, जो क्वार्ट्ज सिंक सेगमेंट में वन ऑफ द ग्लोबल मार्केट लीडर है एंड कंप्लीट प्रोडक्ट पोर्टफोलियो आप इनकी वेबसाइट से देख सकते हैं। तो अभी क्या हो रहा है कि लार्ज ग्लोबल जो कस्टमर्स हैं जो कि चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी को अडॉप्ट कर रहे हैं, ये उनका क्रेडिबल अल्टरनेटिव है ग्लोबली। तो प्रेजेंटली क्वार्ट्ज सिंक सेगमेंट में जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो है 88% एंड जो स्टेनलेस स्टील सिंक सेगमेंट है उसका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है 95%। तो इसलिए इमर्जिंग डिमांड को देखते हुए ये क्या कर रहे हैं कि इनकी जो क्वार्ट्ज सिंक सेगमेंट है की जो कैपेसिटी है 1 मिलियन की, इसे इमीडिएटली बढ़ाकर कर रहे हैं 1.5 मिलियन सिंक्स एंड स्टेनलेस स्टील में इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी वो है 1,80,000 पर एनम एंड इसी वो बढ़ाकर कर रहे हैं 2,50,000 एंड ये मार्च 26 तक हो जाएगा एंड उसके बाद अगले ही साल 1,50,000 की कैपेसिटी को और ऐड किया जाएगा, जिससे स्टेनलेस स्टील सेगमेंट में जो कैपेसिटी है वो हो जाएगी 4 लाख यूनिट्स पर एनम।
उसके बाद किचन अप्लायंसेस के लिए भी ये एक नई मैन्युफैक्चरिंग एंड असेंबली लाइन सेटअप कर रहे हैं। कैपेसिटी एंड कैपेक्स कॉस्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं एंड ये फैसिलिटी जो है ये ऑपरेशनल हो जाएगी Q1 फाइनेंशियल 27 में। उसका ज्योग्राफी वाइज रेवेन्यू को देखें तो इंडिया से जो रेवेन्यू आती है वो 19 से 20% के अराउंड ही है, लेकिन इंडिया में स्मार्ट किचन एंड प्रीमियमाइजेशन के ट्रेंड को देखते हुए ये इंडिया में बिजनेस के लिए एक नई टीम रेडी कर रहे हैं एंड कुछ लैंड भी एक्वायर की है सो दैट आने वाले टाइम में इंडिया से 500 करोड़ तक का बिजनेस बनाया जाए एंड उसकी डिटेल्स आने वाले क्वार्टर्स में शेयर की जाएंगी। उसके बाद ये ग्रोथ गाइडेंस भी काफी डिसेंट सा देते हैं एंड लास्ट कॉन कॉल में उन्होंने बताया है कि ये 15% के कैगर से ग्रो कर सकते हैं ओवर द नेक्स्ट 3 to 4 ईयर्स एंड EBITDA मार्जिन रहेंगे 18 to 20% एंड ये उस कंडीशन में कह रहे हैं कि अगर टैरिफ इसी तरह से चलते रहते हैं। उसको वैल्यूएशन के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इंडस्ट्री प्राइस टू अर्निंग के कंपैरिजन में एंड जिस तरह से बिजनेस के अंदर ग्रोथ हो रही है ये अंडर वैल्यूड टू फेयरली वैल्यूड में रखी जा सकती है, तो इस बिजनेस को भी फर्दर स्टडी किया जा सकता है। तो अब हम क्या करेंगे कि कुछ ऐसे बिजनेसेस को कवर करेंगे जिनका प्राइस टू अर्निंग हमें हायर देखने को मिलेगा, बट जिस तरह से उन बिजनेसेस के अंदर ग्रोथ हो रही है या जिस तरह के ग्रोथ के एस्टिमेट्स हैं वो अपने प्रीमियम प्राइस टू अर्निंग को जस्टिफाई भी कर सकते हैं। तो शुरुआत में पहले हम लार्ज कैप बिजनेसेस को कवर करेंगे, देन उसके बाद अगेन हम स्मॉल कैप बिजनेसेस पर आ जाएंगे। तो फर्स्ट जो लार्ज कैप बिजनेस है इन्हें हमने रिसेंटली में ही कवर किया है, इसलिए बहुत ही क्विकली इन पर बात करेंगे। जिसमें से फर्स्ट कैपिटल मार्केट इंडस्ट्री से है, एक ऐसी इंडस्ट्री जो कि किसी भी इकोनॉमी का बैकबोन मानी जाती है। तो बिजनेस का नाम है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। इनके बिजनेस के क्या है कि 6 to 7 सेगमेंट्स हैं, जिसमें से जो NBFC सेगमेंट है ये बजाज फाइनेंस से मिलता जुलता है, इंश्योरेंस ब्रोकिंग जो है ये पॉलिसी बाजार से मिलता है, पेमेंट एग्रीगेटर पेटीएम एंड एयरटेल पेमेंट बैंक से मिलता है, देन पेमेंट बैंक है जो कि अगेन पेटीएम एंड एयरटेल से मिलता हुआ बिजनेस है, लीजिंग की एक अलग से एंटिटी है, एसेट मैनेजमेंट का बिजनेस है जो कि HDFC AMC से मिलता है, लेकिन प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ पर इनकी डील ब्लैक रॉक के साथ हो रखी है। इन्वेस्टमेंट एडवाइजर एंड वेल्थ मैनेजमेंट जैसे बिजनेसेस भी हैं जो कि आदित्य बिरला कैपिटल से मिलते जुलते हैं। देन ब्रोकिंग का बिजनेस है जो कि एंजल वन से मिलता है। तो आज क्या कि इनका हर सेगमेंट काफी बिगिनिंग स्टेज पर है एंड काफी छोटा है, लेकिन मैनेजमेंट की जो स्ट्रेंथ है एंड कंपनी के पास जो कैश रिजर्व्स हैं ये हर सेगमेंट में एक लार्ज एंटिटी बनने का पोटेंशियल रखती है। वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कैपिटल मार्केट बिजनेसेस के लिए प्राइस टू अर्निंग नहीं देखा जाता है, बेस्ट मैट्रिक्स होता है प्राइस टू बुक वैल्यू। तो प्रेजेंटली इनकी प्राइस टू बुक वैल्यू है 1.4 एंड इसे जब मैंने कंपेयर किया विद बजाज फाइनेंस, HDFC AMC, पेटीएम, पॉलिसी बाजार, एंजल वन, आदित्य बिरला कैपिटल, तो ये सबके कंपैरिजन में अंडर वैल्यूड है। तो इस बिजनेस को फर्दर स्टडी किया जा सकता है। फ्रेंड्स, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो हमारी मोटिवेशन के लिए अब आप वीडियो को लाइक कर दें एंड चैनल को भी डेफिनेटली सब्सक्राइब करें। तो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कमर्शियल शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री के ऊपर एंड ये एक ऐसी इंडस्ट्री है यहाँ पर गवर्नमेंट का फोकस काफी ज्यादा बढ़ चुका है एंड उसके रीजन हमने इस वाले वीडियो में डिस्कस किए हैं। अभी मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि इस इंडस्ट्री के अंदर जो ग्रोथ के एस्टिमेट्स हैं ये 64% से ज्यादा के हैं अप टू 2030 एंड जिस फर्स्ट बिजनेस के ऊपर हम बात करने वाले हैं इसे हमने रिसेंटली ही कवर किया है एंड बिजनेस का नाम है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। बट बाय दिस बिजनेस तो क्या है कि ये जो कंपनी है ये इंडियन नेवी के लिए वारशिप्स, फ्रिगेट्स ये सब तो डेवलप करती ही है, बट अब इनका फोकस कमर्शियल शिप बिल्डिंग के ऊपर भी काफी बढ़ चुका है। तो क्या है कि फाइनेंशियल ईयर 25 में इन्होंने अपनी शिप बिल्डिंग कैपेसिटी को 24 शिप से बढ़ाकर 28 शिप्स पर एनम किया है एंड बाय 2026 ये इसे बढ़ाकर 32 शिप्स करने वाले हैं। लेकिन मैनेजमेंट का भी यहाँ पर कहना है कि ये जो कैपेसिटी एडिशन है ये सफिशिएंट नहीं है डिमांड को मीट करने के लिए एंड इसलिए ये आने वाले टाइम में एक ब्राउनफील्ड कैपेक्स एंड एक ग्रीनफील्ड कैपेक्स करने वाले हैं, जिससे आने वाले 4 सालों के अंदर जो इनकी कमर्शियल शिप बिल्डिंग कैपेसिटी है ये 40 तक पहुंच जाए, सो दैट ये डायमेंशनल रिक्वायरमेंट्स को मीट कर पाए फॉर द फ्यूचर प्रोजेक्ट्स, स्पेशली फॉर लार्ज साइज कमर्शियल वेसल्स। तो इनके ऑर्डर बुक को देखें तो एज ऑफ 30 सितंबर 2025 इसकी वैल्यू है 20,205 करोड़, बट कई सारे प्रोजेक्ट्स के लिए ये L1 बिडर है एंड इनके लिए कॉन्ट्रैक्ट भी नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स में साइन हो सकता है। मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है कि इस फाइनेंशियल ईयर के एंड होने तक इनकी जो ऑर्डर बुक की वैल्यू है ये हो सकती है 50,000 करोड़, जो कि हिस्ट्री की हाईएस्ट ऑर्डर बुक होगी एंड ये फाइनेंशियल ईयर 25 की रेवेन्यू के कंपैरिजन में 10 टाइम्स है। उसके बाद अगर हम वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इंडस्ट्री प्राइस टू अर्निंग के कंपैरिजन में या जिस तरह से इंडस्ट्री के अंदर ग्रोथ के ट्रिगर्स हैं या फिर जिस तरह से बिजनेस के अंदर ग्रोथ हो रही है तो इसे हम फेयरली वैल्यूड बोल सकते हैं। तो इस बिजनेस को भी फर्दर स्टडी किया जा सकता है। उसका सेकंड बिजनेस जो कि हमारी लास्ट टाइम की कवरेज के बाद थोड़ा ओवर वैल्यूड हुआ है, तो बिजनेस का नाम है नॉलेज मेरीन एंड इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड। बट बाय दिस बिजनेस, पहले तो इनका जो मेजॉरिटी
जॉब था, वर्क था, वो ड्रेजिंग सेगमेंट का था, यानी कि पोर्ट्स से डेवरीज को क्लियर करना सो दैट शिप्स इजिली नेविगेट कर सके। लेकिन अब ये कमर्शियल शिप मैन्युफैक्चरिंग एंड ग्रीन टग मैन्युफैक्चरिंग में भी फोरे कर चुका है। तो अभी इनके पास जो ग्रीन टग के लिए ऑर्डर्स की वैल्यू है वो है 652.63 करोड़। एंड जो ग्रीन टग मार्केट है इसको लेकर गवर्नमेंट के काफी अग्रेसिव टारगेट भी हैं। यहाँ पर इंडिया का टारगेट है कि बाय 2030 जो 50% ऑफ टग्स है ये ग्रीन टग्स होने चाहिए एंड बाय 2047 100% के टारगेट को अचीव करना है। एंड इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 12,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट अनाउंस की हुई है। उसके बाद क्या है कि कमल मैरीन एंड इंजीनियरिंग वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड के एक्विजिशन के बाद ये कमर्शियल शिप बिल्डिंग में भी एंटर कर चुके हैं, क्योंकि इस एक्विजिशन से इनके पास नेसेसरी सर्टिफिकेशंस एंड कुछ कैपेसिटी भी आ चुकी है। उसके बाद ये क्रूज सर्विसेज एंड टूरिज्म सेगमेंट में भी एंटर किए हैं। यहाँ पर मध्य प्रदेश टूरिज्म के साथ इनका एक डील साइन हुआ है। यहाँ पर ये लग्जरी क्रूज शिप को बिल्ड करेंगे एंड ऑपरेट करेंगे ऑन रिवर नर्मदा एंड इसका रूट होगा दार से सरदार सरोवर डैम एंड स्टैचू ऑफ यूनिटी। एंड इस सिर्फ सिंगल प्रोजेक्ट से ही इनके पास ओवर द नेक्स्ट 20 ईयर्स 800 करोड़ की रेवेन्यू आएगी। टोटल ऑर्डर बुक का साइज इनके पास 800 करोड़ से भी ज्यादा है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 25 की रेवेन्यू के कंपैरिजन में 4 टाइम्स के अराउंड है। वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अभी ये थोड़ा ओवर वैल्यूड हो गया है, इसलिए आप अपने रिस्क के अनुसार एंड आपके अकॉर्डिंग जो राइट टाइम हो तभी कोई डिसीजन लें। तो इस बिजनेस को भी फर्दर स्टडी किया जा सकता है। तो नेक्स्ट बिजनेस हमने सेलेक्ट किया है एयर कंडीशनिंग के HVAC सेगमेंट से। एंड ये सेगमेंट एयर कंडीशनिंग का प्रॉक्सी प्लेयर तो है ही, लेकिन इसके साथ डाटा सेंटर इंडस्ट्री के लिए भी प्रॉक्सी प्लेयर है। तो HVAC सेगमेंट जो है ये प्रेजेंटली 20 to 25% के कैगर पर ग्रो कर रहा है एंड द डिमांड इज ड्रिवन बाय EV बसेस, रेल एटसेट्रा। एंड ओवर द नेक्स्ट 10 ईयर्स ये सेगमेंट 20% के कैगर पर ग्रो कर सकता है। तो बिजनेस का नाम है KRN हीट एक्सचेंजर एंड रेफ्रिजरेशन लिमिटेड। इसे हमने प्रीवियसली भी कवर किया हुआ है बट बाय दिस बिजनेस। तो अभी यहाँ पर क्या हो रहा है कि इनकी जो एक्सपोर्ट से आने वाली रेवेन्यू है वो 15.69% कंट्रीब्यूट करती है, लेकिन इन्होंने जो नया कैपेक्स किया है उससे क्या हुआ है कि इनकी कैपेसिटी 6 टाइम्स बढ़ चुकी है, जिसमें से 20% कैपेसिटी को इस साल यूटिलाइज करेंगे, 50% करेंगे फाइनेंशियल ईयर 26 में एंड 80% तक कैपेसिटी को यूटिलाइज करेंगे वो फाइनेंशियल ईयर 28। तो इससे क्या है कि इनकी जो एक्सपोर्ट से रेवेन्यू आ रही है जो कि अभी 15.69% है, इसे अब ये बढ़ाकर 50% तक ले जाएंगे इन द नेक्स्ट 3 ईयर्स। उसके बाद क्या है कि ये B2B रेफ्रिजरेशन में भी एंटर कर चुके हैं एंड रिसेंट में इन्हें हेवल्स ने अप्रूव किया है। एंड हेवल्स जो है ये रेफ्रिजरेशन फैक्ट्री जनवरी 2026 से स्टार्ट कर रहा है। उसका शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी हमें काफी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स होती हुई दिख रही हैं। यहाँ पर प्रोमोटर्स का स्टेक वैसा का वैसा ही रहा है। FIIs का स्टेक भी लगातार बढ़ रहा है। लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में DIs ने भी अपने स्टेक को बढ़ाया है एंड इस तरह की शेयर होल्डिंग को भी पॉजिटिव डेवलपमेंट के रूप में देखा जाता है। प्राइस टू अर्निंग के मामले में ये हमें ओवरवैल्यूड दिख रहा है, लेकिन जिस तरह से कैपेसिटी का एक्सपेंशन हुआ है या जिस तरह के एक्सपोर्ट के टारगेट्स हैं, तो ऐसा हो सकता है कि ये आने वाले टाइम में अपनी प्रीमियम वैल्यूएशन को जस्टिफाई भी कर दे, बट इट्स नॉट गारंटी। तो इस बिजनेस को भी फर्दर स्टडी किया जा सकता है। तो ये था आज का वीडियो। हमारी मोटिवेशन के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें एंड चैनल को भी डेफिनेटली सब्सक्राइब करें। एंड फाइनली अपने इन्वेस्टमेंट्स को अपने कंट्रोल में रखने के लिए डोंट फॉरगेट टू चेक द रूपीजी ऐप लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन एंड इन द पिन कमेंट।